यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि हर बच्चे को इसमें कही भी बात आसानी से समझ में आ जाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माई प्रीवियस वीडियोज़, don't worry, in the description I will share my channel playlist link where you will find all my videos in one place, and don't forget to subscribe my channel for latest updates। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक की, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट और जॉइंट स्टॉक कंपनी के सारे कॉन्सेप्ट। और जैसे ही ये टॉपिक्स हम फिनिश करते हैं ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि लोग जो हैं अपने आप से इसमें जुड़ते हैं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करी जाती है। और जो लोग जुड़ते हैं आपस में ये सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही जुड़ते हैं। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब ही है कि मिलजुल के काम करना, सोसाइटी का मतलब ग्रुप बनाना। तो एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर में सारे के सारे लोग जो हैं उनको ज़रूरत है, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो उनका जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। बस 10 लोग अगर मिल जाते हैं आपस में और कहते हैं कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करनी है तो फिर उनकी आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन हो जाती है। और जो पैसा है इसके अंदर इसको ओपन करने के लिए जो फंड चाहिए, जो पैसा चाहिए, ये सारे के सारे जितने भी मेंबर्स इसके अंदर में होते हैं ये आपस में मिल के पैसा इकट्ठा करके अपनी सोसाइटी को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। तो ये वॉलेंट्री मेंबरशिप होता है, यानी कि इसमें कंपल्शन नहीं होता है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता है कि आप हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ो। लोग अपने आप से अपनी इच्छा से इसके अंदर में जुड़ते हैं। लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है तो इसीलिए अगर एक बार रजिस्टर हो जाती है तो जो इन द आइज ऑफ लॉ ये एक एंटिटी बन जाती है। जैसे कि सारे के सारे जो इंडियंस हैं, इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, तो अगर उनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो इंडिया के सिटीजन कहलाते हैं। इसका मतलब वो क्या है, लीगल हैं। तो इसी तरीके से अगर एक कंपनी, एक कोई फर्म, बिजनेस फर्म अपने आप को रजिस्टर कर लेती है तो उसका भी लीगल स्टेटस हो जाता है। यानी कि उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसके लिए केस कर सकता है, इसको कहते हैं लीगल स्टेटस। फिर आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर इसके अंदर में हैं उनका जो लाइबिलिटी है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड होने का मतलब हो गया कि इनकेस अगर ये कोई उधार लेते हैं तो इनकी पर्सनल एसेट्स को नहीं लिया जाएगा। जितना पैसा इनका लगा होगा, जितना पैसा वहाँ जमा होगा, सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कुछ लोग मिलके इसको ओपन करते हैं तो यही लोग आपस में डिस्कस करके एक टॉप मैनेजमेंट बना लेते हैं और कहते हैं कि ये चेयरमैन होगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये सारे बड़े डिसीजंस लेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जो होता है, मेंबर्स जो है खुद डिसाइड करते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और ये हमारे लिए सारे के सारे जो डिसीजन है वो लेगा। तो इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी मेंबर हैं इसमें सब बराबर होते हैं और इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी इसका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सभी लोग क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, वो है सर्विस मोटिव। तो मेन जो वर्क होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है वेलफेयर देना, यानी कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स की मदद करना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक गांव है जिस गांव के अंदर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं, और एक उस गांव का पढ़ा लिखा लड़का जाता है और कहता है कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक वाली प्रॉब्लम, मैं उनको काफ़ी हद तक दूर कर सकता हूँ।
बस आपको करना क्या है कि मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करूंगा जिसमें हम सभी लोग मेंबर होंगे और सभी लोग कुछ कुछ पैसा उसमें इकट्ठा करेंगे और हम एक काम करते हैं, हम पिकल सेल करते हैं, यानी कि पूरा गांव जो है वो पिकल बनाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसके बाद उसको सेल करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारे गांव वाले आपस में बांट लेंगे। इसी तरह पिकल बना के, पापड़ बना के या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं जिन कामों को करके इस तरीके से सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स की मदद करती है। फिर आता है मेरिट्स। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं? तो इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। अब उस सोसाइटी के अंदर में, उस ग्रुप के अंदर में जो मेंबर है, जो जिसने उसको उसका आइडिया दिया, चाहे वो इंसान हो चाहे एक छोटा सा मेंबर जिसने कुछ पैसे लगा रखे हैं, उसको कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, बस वो उसको पता है कि मेरे गांव के लोग इसको स्टार्ट किए कर रहे हैं तो ये कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, और उसने सिर्फ ये देख के वहाँ पे पैसा अपना लगा दिया। तो वो मेंबर भी वहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको आइडिया देने वाले लोग या उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। सभी लोग क्या है उसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है, उनका वोट जो है वो बराबर जाता है। यानी कि जब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, यानी चेयरमैन कौन होगा इस सोसाइटी का, उसको जब चुना जाएगा तो सबसे उसमें राय ली जाएगी। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका कि जितने भी मेंबर्स इसके अंदर में अपना पैसा लगाते हैं और कभी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पर्टिकुलर जो होता है अगर उसको लीगल स्टेटस मिल गया है तो इसका मतलब वो अपने नाम से चलेगी। अब वो मेंबर्स जो हैं वो अलग हो गए और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो अलग होगी। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई लोन लेती है और इनकेस वो वापस नहीं कर पाती है तो जितने भी मेंबर्स हैं जितना पैसा उनका वहाँ पे जमा है सिर्फ उतना ही जाएगा, उनकी पर्सनल एसेट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। फिर आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है, मेंबर छोड़ देते हैं, तब भी ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक बार ये लीगल स्टेटस में आ गया उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, वो छोड़ देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तब भी ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सिर्फ 10 मेंबर्स होने चाहिए और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर आता है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब हो गया कि ये लोग ऑनरी सर्विसेज देते हैं, यानी कि वेलफेयर वाली सर्विसेज देते हैं लोगों को। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी, जैसे मैंने पिकल वाला एग्जांपल दिया आपको, अब अगर आप पिकल खरीदते हैं मार्केट से तो काफ़ी कॉस्टली आता है, जबकि ये जो गांव वाले लोग बनाते हैं वो इसको अपने हाथ से बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल उनको वहीं से मिल जा रहा है तो उसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन जैसे वो हमारे पास तक पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मिडिल मैन है, यानी कि जो उसको उस गांव से लेकर के मार्केट तक लेके आ रहा है, उस वो अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं इसके अंदर में कि इसको रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से, पिकल बनाने से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने का सारा काम ये खुद ही करते हैं। तो इसमें मिडिलमैन नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो पिकल का कॉस्ट है वो कम होता है, और पिकल का कॉस्ट कम होने की वजह से ये कस्टमर को भी आसानी से मिल जाता है, और जो पैसा आता है वो पैसा भी सीधे इनके पास आता है। इस तरीके से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की मदद इसमें हो रही है, कस्टमर को भी फायदा मिल रहा है और कस्टमर खरीदता है तो क्या हो रहा है, स्केल चल रहा है। इकोनॉमी इन स्केल का मतलब है इकोनॉमी चल रही है हमारी, पैसा सर्कुलेट हो रहा है। फिर आता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्योंकि रजिस्टर्ड होती हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है, चाहे वो टैक्सेस कम करने का सपोर्ट हो, चाहे सब्सिडी यानी गवर्नमेंट जो पैसों वाली हेल्प करती है वो करने का हो, या लोन में कम इंटरेस्ट का हो, इस तरह की जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देती है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। तो ये इसको शुरू करना काफ़ी आसान है, कम से कम 10 लोग चाहिए और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो अगर इतने ही अच्छे होते तो कोई पार्टनरशिप फर्म खोलते या कुछ और करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हैं। तो इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से जो उनके पास पैसा है या जो भी वो इकट्ठा करेंगे वो क्या होगा, लिमिटेड होगा।
फिर है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है कि अपने गांव को अच्छा करने के लिए एक आइडिया जरूर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आइडिया तो अच्छा दे रहा है लेकिन उसको मैनेजमेंट के बारे में या बिजनेस को ऑपरेट करने के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। जितनी भी सोसाइटी के अंदर में वर्क होता है वो सब मीटिंग के थ्रू कराया जाता है, सबको बुलाया जाता है, सबको पूछा जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है, सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे चल रहा होता है, जो भी बातें वहाँ पे हो रही होती हैं, एक तो गवर्नमेंट ने कहा होता है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपकी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। जैसे पार्टनरशिप के केस में क्या था कि उनको पब्लिक करना कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करते हैं तो आपके अपने कामों को सभी को आपको पब्लिक को दिखाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है वहाँ पे जो सीक्रेसी है उसको बना के रख नहीं पाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा देती है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग काम को आसानी से कर नहीं पाते हैं। फिर आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब जितने भी मेंबर हैं, कुछ मेंबर तो चाह रहे हैं कि चलो ठीक है प्रोग्रेस हो रही है, कुछ लोग को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, हमें ऐसे में काम नहीं करना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर लोग की राय जो है अलग अलग हो जाती है, तो सारे मेंबर्स को एक साथ लेके चलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहला जो टाइप है इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ही इसलिए जाती है ताकि उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी हेल्प हो पाए। तो इसमें कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब हो गया जैसे मैं मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो प्रोडक्ट जो था वो खराब था, आउट ऑफ डेट हो चुका था, या हो सकता है मुझे महंगा मिला, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। तो कंज्यूमर की इतनी सारी प्रॉब्लम है तो सभी कंज्यूमर ने मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और इस तरह के जो भी चीटिंग होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे लड़ने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी को फॉर्म कर लिया कि अब जो है इस तरह से चीटिंग जो है किसी के साथ भी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कभी कभी प्रोड्यूसर को भी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर में कुछ तो बहुत पैसों वाले जो लोग हैं वो दुकानदार होते हैं, कुछ जो है कम छोटे दुकानदार होते हैं। अब होता क्या है कि जो बड़े दुकानदार, जिसको मैं बिजनेसमैन कहता हूँ या बिजनेस कहेंगे उसको, जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, और पैसा ज़्यादा होने की वजह से जो छोटे प्रोड्यूसर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट तक आने ही नहीं देते हैं। अब जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को दुकान में रखवाने के लिए वहां पे कमीशन देता है, और छोटा जो प्रोड्यूसर है वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट उसका बन रहा है, एक तो नाम नहीं है उसका, और नाम नहीं होने की वजह से वो कमीशन नहीं दे पाता है, कमीशन नहीं देने की वजह से मार्केट में उसका सामान आ ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से जो ऐसे प्रोड्यूसर हैं उनकी हेल्प करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है, और इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपने खुद यही जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ लोग अपनी ही दुकान लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना मार्केटिंग के कोई भी सामान नहीं बिकता है। तो होता क्या है कि जो ऐसे ब्रांड, जो हमारे इंडिया के ऐसे ब्रांड जो गांव से बने हुए हैं, तो ऐसे ब्रांड को कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता है तो उसको कोई खरीदना भी नहीं चाहता है। तो अब क्या होगा, अगर वो नहीं खरीदा जाएगा तो जिसने उसको प्रोड्यूस किया, इतना पैसा लगाया, अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, उसको तो लॉस हो जाएगा, और इस तरीके से जो छोटे प्रोड्यूसर हैं वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनको मार्केटिंग की, अच्छे मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मार्केटिंग अपनी खुद करते हैं, अपने ही इन्होंने एक कुछ लोग बना लिए और उनसे कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते चले जाओ। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे आसपास हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कुछ ऐसा सामान हमको दिखाते हैं जो सामान हमने मार्केट में नहीं देखा होता है,
लेकिन वो हमसे कहते हैं कि ये खरीदो, ये अच्छा है, ये ऐसे में दे रहे हैं, वैसे में दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर आता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, फार्मर को सीड महंगा मिल रहा है, उसको हो सकता है फर्टिलाइजर्स ना मिल रहे हो टाइम पे, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, इरिगेशन प्रॉब्लम्स हो, तो इसमें फार्मर सब मिलजुल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और अपने साथ होने वाली सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं और इस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर आता है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अब देखो ऐसा है कि एक गरीब आदमी अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसको लोन जो है बैंक नहीं देता है, क्योंकि बैंक को कोलेट्रल चाहिए वहाँ पे गिरवी रखने के लिए, यानी कोई ना कोई गिरवी रखने के लिए वहाँ पे सामान चाहिए, तभी बैंक जो है लोन देगा। तो अब एक गरीब आदमी को लोन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है, ताकि ऐसे लोग की मदद की जाए जिन लोग के पास कोई भी चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है, क्योंकि क्रेडिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका मेन काम होता है सर्विस मोटिव, यानी लोगों की मदद करना, लोगों को वेलफेयर देना। फिर आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अब हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है बिकॉज ऑफ कम पैसा होने की वजह से। तो हालांकि थोड़ा बहुत होता है उनके पास, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं होने की वजह से वो अपना घर बना नहीं पाते हैं। तो जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है, ऐसे लोग जो हैं आपस में मिल के जो है वो एक ऐसे ही सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को ढूंढो, उनको पैसे प्रोवाइड करो, उनका घर बनाओ, और जितना भी उनका कॉस्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो कम से कम करो ताकि वो अपने घर को आसानी से बना पाएँ। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम कंपनी भी कहते हैं। अब ये होता है क्या है, पहले तो इसकी मीनिंग के बारे में बात करते हैं। इसका मीनिंग ही इसके फीचर्स हैं। तो इसके मीनिंग एक एक को अगर हम समझ लेंगे एक एक पॉइंट को, तो इसके फीचर आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो पहले 1956 था अब 2013 हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब मैं समझाता हूँ एक एक करके इन सबको आपको इसके फीचर्स में। तो इसका फीचर है, पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जो नेचुरल नहीं होता है। जैसे मैं और आप नेचुरल है, हमको देखा और छुआ जा सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन को क्या होता है, ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको सुना जा सकता है। तो ऐसे पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन्स कहलाते हैं। जैसे कंपनी के नाम, जैसे अगर हम कोई भी कंपनी का नाम लेते हैं, जैसे टाटा कंपनी है या रिलायंस कंपनी है, तो ये कंपनी किसके नाम है। आइडिया कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी है, तो ये कंपनीज के नाम है। तो कंपनीज के नाम मतलब नाम है इनका, जैसे हमारा नाम है, इनका नाम भी है, लेकिन हमको हमसे बात की जा सकती है, हमसे छुआ जा सकता है हमें, लेकिन इनको छुआ और इनको इनसे बात की नहीं जा सकती है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। फिर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी है, अगर इनको रजिस्टर कराया है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है, तो अगर रजिस्टर करा दिया गया तो इनकी भी क्या बन जाती है, लीगल एंटिटी, यानी लीगल स्टेटस बन जाता है इनका भी। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये केस कर भी सकते हैं, और अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इनके ऊपर केस हो भी सकता है। तो इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर आता है इसका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन बहुत आसान होता है इसका। इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सिर्फ इनको अपना 1956 के अकॉर्डिंग दिए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करने को कहे गए हैं, जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब करनी पड़ती हैं। लेकिन होता क्या है कि कंपनी फॉर्म करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके अपने आप को ऑथराइज्ड करना पड़ता है, तब जाके हमारी कंपनी बन पाती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर ये काम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। कंटिन्यूअसली चलते जाने का मतलब क्या होता है, कंपनी एक बार ओपन हो जाती है तो कंपनी के मेंबर रहें या ना रहें, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल की अगर बात करें तो जो कंपनी के अंदर में जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो जितने भी कंपनीज के मेंबर्स होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और वहाँ पे जो वर्ड है थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे एमडी बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ बन जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस तरीके से कंपनी के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो गरीब लोग स्टार्ट करते हैं, और लेकिन जो कंपनी है वो काफ़ी रिच लोग जो हैं आपस में मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जिन्होंने आइडिया दिया था या कुछ लोग और मिलके जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, ये लोग आपस में अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लेते हैं। तो अपने सब लोग अपने आप को डायरेक्टर्स बना लेते हैं और सारे डिसीजंस यही जो है लेते हैं। तो कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही यहाँ पे होता है। फिर आता है लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी की बात करी जाएगी तो कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कंपनी के अंदर में कि जितना पैसा आपने कंपनी के अंदर लगाया है सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा, बाकी पैसा आपका नहीं जाएगा। फिर आता है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि क्योंकि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, उसको भी नाम से जाना जाता है। तो जो भी लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो भी हेड होता है, तो वो उस कंपनी के सील को यूज़ करता है। आपने देखा होगा कि कंपनी का मार्क लगता है, तो उस मार्क के ऊपर उसके साइन होते हैं, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसके साइन होते हैं, तो उसको कंपनी की सील कहा जाता है। तो सील होना, अगर सील लग रहा है तो वो ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको लगाता है। फिर आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे रिस्क सभी लोग मिलजुल के बियर करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं आता है। फिर इसके मेरिट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये अभी आपको आगे भी बताऊंगा मैं इसके बारे में। अब होता क्या है, आपने सुना होगा कि शेयर्स जो हैं सेल और परचेज किए जाते हैं, शेयर्स का नाम हमने सुना होगा। तो एक कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स, जो भी मेंबर बनते हैं, इनको शेयर देती है। अब शेयर क्या होता है, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी। यानी अगर कंपनी ने अपने पैसा जुटाना है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर में, और लोगों से कहती है कि आप हमारे शेयर खरीदो। शेयर क्या होता है, एक पेपर का फॉर्म जैसा होता है, मतलब फॉर्म मान के चलो, किसी तरह का एक फॉर्म, और कंपनी उसके ऊपर अपने नाम, उस फॉर्म की क्या वैल्यू है उसको लिखती है, और वो जो लोग इसको खरीदते हैं वो उसका पैसा देते हैं, कंपनी के पास पैसा आता है, पैसा इकट्ठा होता है और वो शेयर उस इंडिविजुअल के पास चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर मान लो कि मैंने देखा कि भाई इस कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, अपने शेयर किसी और को बेच दूंगा। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है इसमें परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया आपको इसमें कि जो कंटिन्यूसली जो है इसमें कंपनी जो है चलती रहती है, इसमें मेंबर्स चलते रहें, आए जाएं, इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन का मतलब हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और वो अपने आप को हर जगह पे फैला रही हैं। तो कैसे फैला रही हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, इसी तरीके से शेयर बांट के पैसा आता है उनके पास, और फिर उस पैसे का यूज़ करके अपने जो बिजनेसेस हैं उनको लगातार बढ़ाते रहते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये जो बिजनेसेस हैं, इन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था मैनेजर्स के बारे में, तो जो एक अच्छे मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजर जो हैं वही इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा सोचा जाता है,
और जब तक कि हम अच्छा नहीं सोचेंगे, जब तक कि हमारी क्रिएटिविटी नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक कि हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसके अंदर में बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे मैनेजर्स होते हैं जो जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, वो उन लोग को इसके अंदर में रखा जाता है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, तो जैसे मैंने बताया आपको, इसको फॉर्म करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फिर हमारे पास हमको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तब जाके हम अपने कंपनी को चला सकते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के अंदर में डिस्कशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो छुपने वाली है नहीं। फिर आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब होता है क्या है यहाँ पे कि क्योंकि कंपनी जो है शेयर इशू करके पैसा इकट्ठे करती है, तो जो शेयर खरीदने वाला इंसान होता है, कंपनी उसको नहीं जानती है। कंपनी उसको बिल्कुल भी नहीं जानती, कंपनी सिर्फ जानती है कि उसका इतना पैसा आया है और कंपनी ने उसको शेयर दिया है, ना उसको कभी उसने देखा है। क्योंकि जो शेयर खरीदे होंगे, हो सकता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू खरीदे हों, या हो सकता है कि किसी और तरीके से खरीदे हों, लेकिन फिर भी कंपनी के इतने बड़े जो लोग होते हैं, वो ऐसे हर किसी को नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए इसमें इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। न्यूमेरस रेगुलेशंस, तो कंपनी जो होती है उसको बहुत सारे उसमें तामझाम होते हैं, उनको बार बार ऑडिटिंग करानी पड़ती है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे काम इसके अंदर में होते हैं, तो ये भी इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाने के बाद सभी लोगों से पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे एक्सपेंड करना चाहिए, तो सभी लोग वहाँ पे आते हैं। तो जैसे हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर में जब कोई बिल पास होना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद फिर कई टाइम के बाद जाके वो बिल पास होता है, तब जाके डिसीजन आता है। सेम ऐसी कंपनी के केस में भी होता है, वहाँ पे भी बहुत लंबा टाइम डिस्कशन चलता रहता है, और जो हमें डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन लेने में हमको टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। फिर आता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो मैनेजमेंट है, यानी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है, ये सब कुछ लोगों के हाथ में है। यानी कौन लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहा तो जरूर जा रहा है कि मीटिंग बुलाई जा रही है, और मीटिंग बुलाते टाइम पे सभी मेंबर से पूछा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए, रियलिटी देखी जाए, तो इसके अंदर में जो पूरी की पूरी पावर है पैसा कंट्रोल की, या एक्सपेंशन की, या सोचने की, वो सब कुछ लोगों के हाथ में होती है, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसी को कहते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपस में जो होती है, कभी कभी नहीं बनती है उनकी, और नहीं बनने की वजह से जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसे ये मिलना चाहिए, उसे वो मिलना चाहिए, मेरा ज़्यादा कंट्रोल होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे लगातार बनी रहती हैं। फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को कहा जाता है पब्लिक कंपनी और एक को कहा जाता है प्राइवेट कंपनी। तो मैं ज़रा इसके डेफिनेशन को बता दूं, फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये होती क्या है। आगे का टॉपिक इसी चीज़ के बारे में है, तो मैं यहीं पे आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जब आप उसको पढ़ोगे। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो शेयर इशू करके मार्केट में पैसा इकट्ठा करती हैं, ऐसी कंपनीज को पब्लिक कंपनी कहा जाता है। पब्लिक का मतलब हो गया लोगों से पैसा इकट्ठा करके कंपनी को बनाया, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पैसा शेयर इशू करके इकट्ठा नहीं करती हैं, ये आपस में जो इनके जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, उन लोगों से पैसा लेके इकट्ठा करती है। तो ऐसी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसके पीछे लिखा होता है पीवीटी लिमिटेड, यानी प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसके पीछे लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड का मतलब हो गया, ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर में शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके डिफरेंसेस की। तो मेंबर जो हैं पब्लिक कंपनी के अंदर में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हैं, यानी 7 लोगों ने तो कम से कम आपके शेयर खरीदे ही होने चाहिए।
और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, इसीलिए कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है। प्राइवेट की अगर बात करते हैं तो मिनिमम 2 लोग इसके अंदर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग इसके अंदर में होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी के अंदर में 3 और प्राइवेट में 2 डायरेक्टर तो मिनिमम होने ही होने। डायरेक्टर का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े डिसीजंस को लेता है और डायरेक्ट करता है कि क्या काम है क्या नहीं है, सब कंपनी के बारे में जिसको पता होता है उसको डायरेक्टर्स कहते हैं। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स का इंडेक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मेंबर्स के बारे में सारी डिटेल जो है वो कौन रखता है, तो पब्लिक कंपनी में जो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है वो कंपलसरी होता है, यानी उनके बारे में डिटेल रखना उनको क्या है, कंपल्शन है उनके ऊपर। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में जिसने भी आपको पैसा दिया उनके बारे में डिटेल रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत आपके पास नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो देखो यहाँ पे शेयर्स की ट्रांसफरिंग में किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी के अंदर में। जैसे मैंने बताया था आपको भी जब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के शेयर जा रहे हैं, डूब रहे हैं, तो आप क्या कर देते हो, उसको किसी और को बेच देते हो। तो यहाँ पे शेयर्स को बेचने में किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी। अब प्राइवेट कंपनी में शेयर होते ही नहीं है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है शेयर से रिलेटेड। फिर आता है इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, तो जैसे मैंने बताया कि कौन सी कंपनी सब्सक्राइब कर पाएगी शेयर्स के थ्रू, पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएगी। तो ये था हमारा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो ये आगे के टॉपिक इसी में दे रखे हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, और जो ये टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।